इसके अंदर हम कुछ और बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लॉज पढ़ने लगेंगे रेडिएशन के, जो भी लॉज है, किरचॉफ लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, प्लैंक्स लॉ, ये सारे लॉज, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सारे पढ़ने हैं। उससे पहले 2-3 बेसिक टर्म्स है। सबसे पहले है टोटल इमिसिव पावर, टोटल इमिसिव पावर, या इसका नाम खाली इमिसिव पावर भी है, और इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? एक सरफेस, जिसमें आपके पास कोई भी एक सरफेस है, किसी भी मटेरियल का बना ये सरफेस है, ये सरफेस टोटल कितनी रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रहा है? द टोटल रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस, द टोटल इंसिडेंस रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट टाइम टेकन। मतलब ये कि एक सरफेस, उसके ऊपर जो रेडिएशन एनर्जी आकर गिरी, उसमें से उसने कितनी रेडिएशन एनर्जी इमिट करी, कितनी रेडिएशन एनर्जी बाहर फेंक दी, डिवाइडेड बाय उस सरफेस का एरिया कितना था, इनटू में उस सरफेस ने उस एनर्जी को इमिट करने में कितना टाइम लिया। इसे बोलते हैं, एनर्जी लिख देता हूँ मैं यहाँ क्योंकि फिर ई सिंबल हो जाएगा ना, इसे बोलते हैं क्या? टोटल इमिसिव पावर। तो टोटल इमिसिव पावर क्या होती है कि एक सरफेस ने कितनी इंसिडेंस रेडिएशन एनर्जी इमिट की, डिवाइडेड बाय कितना एरिया था सरफेस का, इनटू में डिवाइडेड में ही कि उसने कितना टाइम लिया उस एनर्जी को इमिट करना। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? एनर्जी की यूनिट जूल, एसआई यूनिट टाइम यूनिट सेकंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, जूल अपॉन सेकंड वाट, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द टोटल रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड टोटल इमिसिव पावर। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझाता जा रहा हूँ, आप खुद लिख सकते हो इस बारे में। तो ठीक है, फिर आता है मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर कुछ नहीं होता, इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर। इसको ई के पैरा में लैम्बडा से डिनोट करते हैं, मतलब इमिसिव पावर को वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर आ जाएगी। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस पर यूनिट एरिया, या सॉरी दोबारा से बोल रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इमिटेड बाय सरफेस per unit area of surface per unit time taken the surface per unit wavelength of emitted radiation। इसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर। मैं हिंदी में बोलता हूँ कि एक सरफेस ने कितनी एनर्जी इमिट की, डिवाइडेड बाय उस सरफेस का एरिया कितना था, इनटू में उस सरफेस ने कितना टाइम लिया एनर्जी इमिट करने में, इनटू में उस सरफेस की वेवलेंथ कितनी, उस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी थी जो उसने इमिट की। मतलब ई लैम्डा इज इक्वल्स टू में एनर्जी इमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया कितना था सरफेस का, इनटू में टाइम कितना लिया, इनटू में वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ये चीज तो थी वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। तो ये क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट आ जाएगी वाट पर मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब, यानी इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर क्यूब। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर की इमिसिव पावर क्या होता है? कितनी रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रहा है सरफेस डिवाइडेड बाय उस सरफेस का एरिया कितना है, इनटू में एरिया के इनटू में कितना टाइम लिया इमिट करने में। बस अगर टाइम के इनटू में मैं वेवलेंथ और कर दूंगा तो मेरा मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर आएगा। मतलब इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ को मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर कहते हैं। तीसरी टर्म है इमिसिविटी। इमिसिविटी, इमिसिविटी को मैं अपसाइलन से लिखता हूँ। इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिविटी बिल्कुल एक बेसिक टर्म है। वैसे इमिसिविटी हमें ये बताती है, किसी भी सरफेस की जो इमिसिविटी होती है ना, वो हमें ये बताती है कि वो सरफेस कितनी हीट इमिट कर सकता है। मान लो कोई भी एक सरफेस है, व्हाइट बॉडी है या ग्रे बॉडी है या कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल, वो सरफेस या वो बॉडी कितनी हीट फेंक सकता है बाहर एनवायरनमेंट में, कितनी हीट इमिट कर सकता है, छोड़ सकता है, वो होती है उसकी इमिसिविटी। लेकिन इसको अगर फॉर्मूला वाइज डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करते हैं, ये क्या लिख दिया, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, जर्नल बॉडी, ये एक बॉडी है, इसकी किसी भी शेप हो सकती है। मान लो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, कोई भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40, आपकी मर्जी है। एक बॉडी की एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इमिसिव पावर है, उसको मैं अगर ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से डिवाइड कर दूं, द इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी
डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट द सेम टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस पर ही इस बॉडी की इमिसिव पावर लेनी है और 20 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर लेनी है। जब आप बॉडी की इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इमिसिविटी। ऊपर की भी यूनिट, ऊपर यूनिट क्या आएगी, इमिसिव पावर यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट आएगी वाट पर मीटर स्क्वायर, दोनों कट जाएंगी, वाट पर मीटर स्क्वायर अपॉन में वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आ जाएगा। और इमिसिविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 एंड 1 के बीच में होती है। या तो 0 होती है इमिसिविटी, या 1 होती है, या 0 और 1 के बीच में होती है। ना तो 1 से बड़ी होती है, ना 0 से छोटी होती है। इमिसिविटी या तो 0 होती है, या 1 होती है, या 0 और 1 के बीच की होती है। ना तो 0 से छोटी होती है, ना 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो इमिसिविटी से पता चलता है कोई बॉडी कितनी हीट इमिट कर सकती है, या ये बता एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू इमिट हीट। या फिर इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए। और मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी क्या होगी, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, इसको साफ कर देता हूं। मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी क्या आएगी, वैसे ही जैसे मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर लिखी थी। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, चौथी टर्म है मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी। मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी क्या आएगी, इसको आप साइलेंट लैम्डा से लिख देंगे। मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी इज इक्वल टू मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। मतलब मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ किसी भी बॉडी की मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर से डिवाइड कर दो तो मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी आ जाएगी। इमिसिविटी है वो इमिसिव पावर थी। तो इमिसिविटी और इमिसिव पावर में फर्क क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है बिना यूनिट की, उसकी यूनिट के साथ वैल्यू आती है। तो मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। मतलब जब मैं बॉडी की मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरा मोनोक्रोमैटिक इमिसिविटी। ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है, यू एंड डी लेस, यूनिट्स एस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, कुछ मैं फॉर्मूले आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपकी मैंने दूसरी टर्म बताई थी वो क्या थी, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। मतलब जैसे जैसे मैं वेवलेंथ चेंज करूंगा तो इमिसिव पावर कितनी चेंज होगी, टोटल इमिसिव पावर कितनी चेंज होगी। जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूँ या मैं वेवलेंथ भाई चेंज करने का मतलब दो ही होता है, दो ही बातें होती है चेंज, या तो बढ़, जैसे किसी चीज को बढ़ाना है किसी चीज को घटाना। चेंज इन हाइट का मतलब या तो हाइट बढ़ गई या घट गई, सेम तो रहेगी ना जब मैंने चेंज बोला है। तो इमिसिव पावर किस तरह से चेंज होगी जब मैं वेवलेंथ को चेंज करूंगा। अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ तो इमिसिव पावर बढ़ेगी या घटेगी, अगर मैं वेवलेंथ को घटाता हूँ तो इमिसिव पावर बढ़ेगी या घटेगी। इसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इज नोन एज द मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर जिसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल इमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, डी लैम्डा को, डी लैम्डा इधर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, जब इमिसिव पावर, जब मेरी वेवलेंथ 0 है तो इमिसिव पावर भी 0 आएगी, जब मेरी वेवलेंथ इन्फिनिटी है तो इमिसिव पावर ई आएगी। वेवलेंथ मेरी कुछ भी हो सकती है तो इमिसिव पावर जो होगी चेंज होगी। जब मेरी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो इमिसिव पावर भी मैक्सिमम होगी। एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बस यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में ई आ जाएगा, 0 से ई। जैसे ये होता है dx, 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, x कैसे आता है पता है, 1 को किसी की भी पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ, x की पावर 0 1 ही तो होएगा, किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये इसका प्रूफ दे रहा हूँ कैसे आता है, पावर में 1 जोड़ दो और डिवाइड कर दो, 0 + 1 1 और 1 से डिवाइड करो तो x ही आएगा। ऐसे यहाँ पे
ई की पावर 0 होगी, 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ई ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी, ये वाली इधर लिखा, ये वाली चीज लिखो बस, ये अभी ऐसे ही काम में लाएंगे देखो। ठीक है, अब ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई माइनस 0 और ई माइनस 0 कितना आएगा ई, यानी ई की वैल्यू ये आ गई 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, अब मैं इमिसिविटी से रिलेटेड एक डेरिवेशन करता हूँ। ये तो मैंने इमिसिव पावर का निकाल दिया रिलेशन मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर के टर्म में, रिलेशन बिटवीन इमिसिव टोटल इमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इमिसिविटी की तरफ, फिर मैं चलूंगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ। इमिसिविटी की तरफ मैं जाना चाहूँगा। इमिसिविटी क्या होती है, इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, यही होती है। इमिसिविटी इज डिफाइंड एज द इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट। हर बार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, इमिसिव पावर को इमिसिविटी बोल रहा हूँ, आप मत करना ये, तो मैं भी आगे से नहीं करूंगा। इमिसिविटी क्या होती है, टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और ई की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली है, ई की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। अगर ये तो मैंने एक नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिव पावर लिखी, अगर मैं ई की जगह ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर लिखता तो यहाँ मैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर भी ब्लैक बॉडी की लेता। समझे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला यहाँ पे एक नॉर्मल बॉडी थी तो सिंपल ही था, तो यहाँ भी सिंपल ही आया, यहाँ ई भी आ गया तो यहाँ भी ई भी आ जाएगा। मतलब मैंने एक सिंपल बॉडी की इमिसिव पावर ली तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर भी सिंपल बॉडी की ली, ब्लैक बॉडी की मैंने इमिसिव पावर ली तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर भी मैंने ब्लैक बॉडी की ली। बस अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाल दो। ठीक है, यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ डाल दो ऊपर 0 से इन्फिनिटी ई इंटू डी लैम्डा। ठीक है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई बी लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात जो मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, मैंने आपको अभी पढ़ाया था मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी इनटू मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। यानी इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, बस इसकी जगह यहाँ पर ये वैल्यू डाल दो, ये जो ई लैम्डा है ना यहाँ पे भी ये लैम्डा है, इसकी वैल्यू डाल दो, ये यहाँ पे डालना जरा, एप्सिलॉन ई बी लैम्डा डी लैम्डा है ना। अब क्या होगा, अब ये कांस्टेंट होता है, बाहर चला जाएगा, नंबर में आता है ना 0 1 मैंने बोला था, ये बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ गया ई बी लैम्डा डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिटी ई बी लैम्डा डी लैम्डा है ना। ये दोनों कट गए, क्या बचा सिर्फ एप्सिलॉन ई लैम्डा। यानी यहाँ से क्या पता लग गया, इमिसिविटी इज इक्वल्स टू दी मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। ठीक है, मतलब क्या है, इमिसिविटी सिर्फ वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन होती है। हमने ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर पर करा है, अगर टेम्परेचर बदलूंगा तो चीजें बदलेंगी। यानी इमिसिविटी सिर्फ वेवलेंथ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और इसे ही ब्लैक ग्रे बॉडी बोलते हैं। एक ग्रे बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी इमिसिविटी वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होती, जिसकी इमिसिविटी एक मिनट जस्ट, ग्रे बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी की हमने पहले डेफिनेशन जो दी है आपको वो सिंपल बताई थी। हाँ ठीक है, तो ग्रे बॉडी वो होती है, ये वेवलेंथ के साथ कांस्टेंट रहेगी। अब ये वेवलेंथ चाहे मैं 1 लूं 2 लूं 3 लूं, तो ग्रे बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी इमिसिविटी वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, और इमिसिविटी की वैल्यू मैंने बता दी आपको, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। इमिसिविटी 1 किसके लिए होगी, ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी 1 होती है। 0 किसके लिए होती है, ग्रे बॉडी के लिए, तो व्हाइट बॉडी के लिए, व्हाइट बॉडी के लिए क्या होती है 0, और 0 से 1 के बीच में किसके लिए होती है, ग्रे बॉडी के लिए। ठीक है, ना तो 0 होगी ना 1 होगी, 0 और बीच की कोई वैल्यू होगी 0.3 0.4, ये ग्रे बॉडी के लिए होती है जीबी। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया,
इमिसिविटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 1 के बीच में हो सकती है। 0 व्हाइट बॉडी के लिए होती है, 1 ब्लैक बॉडी के लिए होती है, और 0 और 1 के बीच में किसके लिए होती है? ग्रे बॉडी के लिए। ठीक है, और ग्रे बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी इमिसिविटी टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होती, जिसकी इमिसिविटी टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होती। अब मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो एक लॉ है, इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ये बिल्कुल सिंपल है, बोल्ट्जमान लॉ। ये दो बंदे हैं, स्टीफन और बोल्ट्जमान, इन दोनों ने मिलकर लॉ बनाया। ये बी से क्या याद रखना? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी मैंने ये याद रखने का तरीका बना रखा है क्योंकि ये लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जो आपकी ब्लैक बॉडी है ना, जो आपकी ब्लैक बॉडी है उसकी इमिसिव पावर जो होती है, द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोबारा बोलता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? पहली बात तो हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो जनरली हमने डिफाइन कर रखा है, 0 केल्विन टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान रखा है, 0 केल्विन टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान रखा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी बॉडी रेडिएशन इमिट नहीं करती। जब आप 0 केल्विन से ज्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर करोगे ना, तब वो रेडिएशन इमिट करेगी। सिंपल भाषा में वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी बॉडी रेडिएशन इमिट ना करे, हीट ना छोड़े रेडिएशन की फॉर्म में, हीट इमिट ना करे रेडिएशन की फॉर्म में, या एनर्जी इमिट ना करे रेडिएशन की फॉर्म में, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और ये लॉ क्या कहता है? द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी या टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या है यहाँ पर? AT, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द इमिसिव पावर या टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी की टोटल एमिसिव पावर भी बढ़ेगी ब्लैक बॉडी की, घटाओगे तो बॉडी की टोटल एमिसिव पावर भी घटेगी ब्लैक बॉडी की। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करते जाओ तो जो एमिसिव पावर थी ना ब्लैक बॉडी को भी बढ़ेगी, अगर घटाओगे तो घटेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द टोटल, बी से याद रखना ब्लैक बॉडी के लिए, द टोटल इमिसिव power of a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी बॉडी रेडिएशन एनर्जी या रेडिएशन इमिट नहीं करती, जिससे ज्यादा टेम्परेचर पर, जिससे ज्यादा अगर टेम्परेचर जाएगा तो ही बॉडी रेडिएशन इमिट कर पाएगी। रेडिएशन इमिट नहीं करेगी मतलब वो हीट इमिट नहीं करेगी, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ वो कांस्टेंट सिग्मा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं ना उसे। यहाँ इस कांस्टेंट का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या नाम है? स्टीफन बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, मैं ये मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, इसकी वैल्यू 5.68 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, 5.68 या फिर 5.67 इंटू 10 की पावर -8। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट पे भी निकालता हूँ बस एक मिनट में। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है? 5.67 इंटू 10 की पावर -8। मैं तो लिख देता हूँ। देखो यूनिट निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये ई है, ये सिग्मा है, ये टी की 4 है। इसकी यूनिट या तो केल्विन की 4 होगी, या डिग्री या सेल्सियस 4 या रैंकिन 4, जो भी आप लिखना चाहो, या फारेनहाइट 4, मतलब डिग्री की पावर 4 आएगी। और इसकी यूनिट क्या आती है? वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके नीचे डिग्री 4 आ जाएगा, डिग्री 4, तो ये सिग्मा कैल हो जाएगी। ऐसा यूनिट लिखनी है तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है तो केल्विन की 4 आ जाएगी। सिग्मा की यूनिट क्या आएगी? वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4, ये इसकी यूनिट है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या
लिखा जाएगी यहाँ से EB इज इक्वल्स टू में 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 टी की पावर 4। 10 की पावर माइनस 8 नीचे आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ऐसे ही तो होता है, देखो 10 इज पावर 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 2 है और ऊपर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी 2 3 6, है ना। ऐसा थोड़ी ना होएगा कि पहले आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 3 की 2 से मल्टीप्लाई या जोड़ोगे, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 चौक 8, ठीक है। अब मैं देखो इन दोनों की पावर 4 है तो सेम लिख दूं 5.67 ऐसे लिख दूं t अपॉन 10 टू पावर 2 पूरे के पावर 4 और इस 10 टू पावर 2 को 100 लिख दूं, तो ये भी एक तरीका है लिखने का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। तो ये बेसिक लेक्चर था, पहला लो था एक तरह से रेडिएशन का। अब हम बाकी लॉज पढ़ेंगे रेडिएशन के अगले लेक्चर में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और किसी भी टॉपिक वीडियो